हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो सीयूईटी पीजी 2024 की फ्री ऑनलाइन क्लासेस आपको यहाँ पे मैंने अवेलेबल कराई हैं। तो सारा का सारा सिलेबस हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। फॉरेंसिक साइंस के 12 यूनिट्स मैंने पढ़ाए हैं। फिजिक्स आपको सत्यम सर ने पढ़ाई है और आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री की क्लासेस लेके आई हूँ। केमिस्ट्री के लेक्चर्स गीतिका मैम यहाँ पे आपके लेने वाली हैं। तो भाई जो है आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। केमिस्ट्री भी आपकी जो है तीन आपके उसमें पार्ट्स है, तो 3 वीडियोस में हमारे कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट्स थे, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स भी कह रहे थे। कुछ लोगों ने तो ये एकदम उम्मीद छोड़ दी थी कि क्लासेस नहीं होंगी, बट नहीं, मैंने जो है बोला था आपसे, तो इसलिए मैं क्लासेस लेकर आई हूँ। मैंने बोला था मेरे हाथ में नहीं है, टीचर्स ने जैसे ही यहाँ करा पढ़ाने के लिए वैसे ही मैंने लेक्चर आपके लिए वहाँ पर रेडी करा दिया। तो भाई मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। आज के लेक्चर में आप ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैम आपको बताएंगी क्या क्या है, कैसा होता है, इन सब चीज़ों में क्या क्या है, वो सब वही डिस्कस करेंगी। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट ऑफर बताने के लिए यहाँ पे आई हूँ कि आपको होली का एक इम्पॉर्टेंट ऑफर मैं यहाँ पे दे रही हूँ, जिसमें आपको वन ऑन वन गाइडेंस के लिए आप बुकिंग कर सकते हो। साथ में आपको फ्री सैम्पल क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आप अगर सीयूईटी की या एनएफईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन सभी के मैं आपको वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, सैम्पल क्वेश्चंस, जिसकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छी कर सकते हो। और साथ में आपको करियर गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप मुझसे वन ऑन वन वीडियो कॉल के थ्रू बात करोगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, फोरेंसिक साइंस की फील्ड में आप जो कुछ भी जानना चाहते हो, सब कुछ मैं आपको पर्सनली बताऊंगी। और आपको बस करना ये है कि जो रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है सर के ऊपर मेरे, ये सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाओ, वहां पर क्लिक करो और रजिस्ट्रेशन करो। लिमिटेड सीट्स हैं, सीट्स ज़्यादा नहीं है, तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करो। सिर्फ होली के लिए ये ऑफर है, इसके बाद में ये ऑफर अवेलेबल नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? चलो अब आप अपनी क्लास पढ़ो, मैं यहाँ से जाती हूँ। अब जो है मैम ही आपकी क्लासेस लेंगी। ओके, सो बाय एवरीवन, सी यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल पे आपको मिलता है फॉरेंसिक रिलेटेड से सारी इंफॉर्मेशन, कैरियर गाइडेंस, फ्री लेक्चर्स और बहुत सारी चीज़ें। सो टुडेज टॉपिक इज़ फोटो केमिस्ट्री। यस, आई एम हियर टू टेक केमिस्ट्री क्लास फॉर ऑल ऑफ यू, जिसका ऑफ कोर्स आप लोग को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। तो अगर आप नए हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन so you never miss out on our latest videos. As we know, it is only a one short lecture, so I'll not teach all the topic very deeply. So syllabus के according सारे important topics cover करने की कोशिश करूँगी, मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है फोटो केमिस्ट्री। तो जो टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं वो है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेसेस, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ग्रॉथर्स ड्रेपर्स लॉ, स्टार्क एंड आइंस्टाइन लॉ। ये दोनों लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री के ही हैं। Jablonski diagram, which is very important, description of fluorescence, phosphorescence, non-radiative processes, quantum yield, photosensitized reactions, energy transfer processes। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैटर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम और टेक्स अप स्पेस एंड कैन बी वेट। मैटर वो है जहाँ मास और वॉल्यूम होगा। मैटर बनता किससे है? मैटर बनता है एटम से। एटम अलोन एक सिंगल एग्जिस्ट तो करता नहीं है, तो बहुत सारे एटम्स मिलके बनाता है मॉलिक्यूल। एटम्स में मेनली 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लाइक ग्लासेस, बटरफ्लाई, कॉफी, डेस्क, cloud, sun, person, everything which has mass and volume, it is a matter. So states of matter के 3 states होते हैं,
सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में हम सब जानते हैं फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड में जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसका शेप ले लेता है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है। गैस गैस तब तक एक्सपैंड कर सकता है जब तक पूरा स्पेस वो कवर ना कर ले, और इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन वी कॉल्ड मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन, गैस टू प्लाज्मा आयनाइजेशन। और अगर रिवर्स करते हैं तो प्लाज्मा से गैस डीआयनाइजेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग। Radiation. What is radiation? Radiation basically comes from a natural source like sun, or it can be produced artificially also in laboratories or industrial facilities. Radiation travels through space at the speed of light. इस एनर्जी में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो वेव लाइक होती है। तो हम लोग रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। इन द गिवन डायग्राम वी कैन से दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इन दोनों के परपेंडिकुलर। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। दीज बोथ टॉपिक्स वर वेरी बेसिक्स। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ रेडिएशन। टाइप्स ऑफ रेडिएशन में दो टाइप्स के रेडिएशन होता है, एक होता है आयनाइजिंग रेडिएशन, दूसरा होता है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन में पार्टिकल बीम्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये दो में डिवाइड होता है। पार्टिकल बीम्स आर डायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन वो टाइप का रेडिएशन है that carries enough energy to liberate electrons from atoms or molecules, resulting in the form of ions. In the form of ions. Ionizing radiation interacts with matter and it can produce many effects. Ionization, excitation और molecule damage. Charged particle beams में अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ट्राइटॉन बीम्स, हेवी आयन बीम्स, चार्ज मेसॉन बीम्स, फिजन फ्रैगमेंट्स, ये सब चार्ज पार्टिकल बीम्स के अंडर आते हैं। अनचार्ज पार्टिकल्स में अनचार्ज मेसॉन बीम्स, न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन बीम्स, जो कि प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स और एक्सीलरेटर्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन। इसमें दो तरह के रेज आते हैं, एक्स रेज और गामा रेज। एक्स रेज न्यूक्लियस के बाहर जनरेट होता है, गामा रेज न्यूक्लियस से एमिट होती है। इफ दिस इज अ न्यूक्लियस तो गामा रेज यहाँ से एमिट होती है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रिक वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल और यूवी रेज। कहीं पे भी डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन टॉपिक, इंटरैक्शन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इंटरैक्शन का, पहले ये समझते हैं। कोई भी जो मैटर है वहाँ पे लाइट इंसिडेंट जब होती है तो बहुत सारी लाइट्स रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाती है। ट्रांसमिशन से ही फोटोल्यूमिनेसेंस, स्कैटरिंग, ये सारा होता है। तो मेनली जो इंटरैक्शन पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा एब्जॉर्प्शन से, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो इंसिडेंट लाइट जब एब्जॉर्ब होती है तब अकर करते हैं। पहला आता है
पार्टिकल इंटरैक्शन। पार्टिकल इंटरैक्शन में फर्स्ट इज आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या होता है? आयनाइजेशन इज जस्ट अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। मान लीजिए ये एटम है, हम एनर्जी दे रहे हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर इजेक्ट हो जाता है, इसको हम लोग आयनाइजेशन कहते हैं। रेडिएशन कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच कैन डैमेज द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ सेल्स। ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में एक एग्जाम्पल दिया है। तो मेन जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स को एटम से इजेक्ट कर दे उस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज एक्साइटेशन। एक्साइटेशन एटम्स को एक्साइट करता है। इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक ले जाना इज कॉल्ड एक्साइटेशन। व्हाट इज स्कैटरिंग? नेक्स्ट, स्कैटरिंग जब भी रेडिएशन आएगा और व्हेन हिट इंटरैक्ट्स विद मैटर इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं। रेडिएटिव लॉसेस। चार्ज पार्टिकल लूज काइनेटिक एनर्जी विया रेडिएटिव लॉसेस। रेडिएशन रिलीज होगी तो कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाती है, उस लॉस को हम लोग रेडिएटिव लॉस कहते हैं। नेक्स्ट इज रेडिएटिव इंटरैक्शंस। ब्रेमस्टरहलंग। This type of electromagnetic radiation is emitted by a charged particle. Typically, they are electrons. The word Bremsstrahlung means breaking of radiation. मतलब जब भी रेडिएशन किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा के उसका स्पीड कम हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेमस्ट्रेलंग। The declaration of high speed electrons in an X-ray tube produces the Bremsstrahlung X-rays used in diagnostic imaging। तो इसका मेन एग्जाम्पल है एक्सरे। एक्सरे में जो इमेज बनती है, आप सबने एक्सरेज देखा ही होगा। तो जो एक्सरे ट्यूब होती है, द ट्यूब, एक्सरे ट्यूब, उसमें एक्सरे रेडिएशन निकलती है। तो एक्सरे ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सेलरेट होते हैं हाई वोल्टेज से। जब हम उसे हाई वोल्टेज देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सेलरेटेड। व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद टंगस्टन टारगेट। तो यहाँ पे मैटर क्या होता है? मैटर इज टंगस्टन। जब इलेक्ट्रॉन टंगस्टन से कोलाइड करता है तो वो धीरे धीरे अपनी स्पीड, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम कर लेते हैं। ये जो डिक्लेरेशन है वो फॉर्म करता है ब्रेमस्ट्रेलंग रेडिएशन, जिसके मदद से हमें डायग्नोस्टिक इमेज मिलती है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। बहुत डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट चीज़ें पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन इंटरेक्शन। न्यूट्रॉन हम सब जानते हैं कि अनचार्ज पार्टिकल्स होता है। ये ना तो एक्साइटेशन कॉज करेगा ना आयनाइजेशन कॉज करेगा। ये एटॉमिक न्यूक्लियाई से इंटरैक्ट करेगा। समटाइम्स चार्ज पार्टिकल्स लिबरेट करता है और न्यूक्लियर फ्रैगमेंट्स, जिसके वजह से वो एक्साइटेशन और आयनाइजेशन कॉज कर सकता है, बट डायरेक्टली एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। और न्यूट्रॉन्स नॉर्मली लाइट एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, बाय स्कैटरिंग। बिलियर्ड बोर्ड लाइक्स कोलिजन। बिलियर्ड बॉल आपने देखा होगा, इट्स अ बोर्ड गेम जहाँ पे हम लोग बॉल को हिट करते हैं, एक दूसरे से बॉल कोलाइड करती है, जिस
producing recoil nuclei that lose their energy via excitation and ionization. जैसा बिलियर्ड बॉल जब भी हम लोग खेलते हैं, तो जब भी एक बॉल को हिट करेंगे वो दूसरे को जब हिट करेगी तो फर्स्ट बॉल की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, वहाँ पे एनर्जी लूज करेगी। तो जो एनर्जी लूज हुई है वो एक्साइटेशन और आयनाइजेशन के फॉर्म में निकलता है। तो न्यूट्रॉन इंटरैक्शन में भी सेम होता है। जब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस से इंटरैक्ट करेगा तो वहाँ पे कुछ एनर्जी लूज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन। नेक्स्ट इज एक्सरे एंड गामा रे इंटरैक्शन। एक्सरे और गामा रे इंटरैक्शन बेसिकली 4 मेजर टाइप ऑफ इंटरैक्शंस होते हैं। रेली स्कैटरिंग, कैम्पटन स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन एंड पेयर प्रोडक्शन। तो जो ये फर्स्ट 3 है वो डायग्नोस्टिक, रेडियोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन में बहुत यूज़फुल होते हैं। तो हम ये तीनों डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इज रेली स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग में क्या होता है? लाइट गेट्स scattered in different directions when it encounters the tiny particles. जब भी कोई फोटोन इंसिडेंट करता है तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में scattered होता है by hitting the other tiny particles. For example, you have seen that sky looks blue during daytime. Ever imagined why? Because when sunlight hits the Earth's atmosphere or incident on Earth's atmosphere, it hits air molecules which are of much smaller wavelength than sunlight. Wavelength of air molecules are much smaller than wavelength of sunlight. So the small molecules scatter the sunlight in all direction, but they scatter shorter wavelength which are of basically blue and violet color. और ब्लू का ज़्यादा छोटा वेवलेंथ होता है वॉयलेट से, तो वो ज़्यादा स्कैटर होता है जिसके वजह से हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखता है ड्यूरिंग डे टाइम। नेक्स्ट इज कैम्पटन स्कैटरिंग। सेकेंड इज कैम्पटन स्कैटरिंग। कैम्पटन स्कैटरिंग इज जस्ट अ लाइक game of billiards. In billiards, we use cue stick and ball. Here we we use light and electrons. So when high energy photon hits the electron, it gives some of its energy and it changes its direction, which is called as a scattered photon. Photon loses some energy in this process and its wavelength gets increased. So Campton scattering में basically क्या हुआ? फोटॉन इंसिडेंट हुआ, हाई एनर्जी फोटॉन होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसके वजह से जब वो हिट करता है तो वो अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देता है। तो हियर इट इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा। तो पहले का जो वेवलेंथ था λ1 और बाद का जो वेवलेंथ है हमारा λ2, तो डायरेक्शन चेंज होने के वजह से वहाँ पे एनर्जी भी लूज हुई। एनर्जी कम होने के वजह से जो लैम्डा है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो λ1 विल बी लेस एज कंपेयर टू λ2। सो दिस इज कॉल्ड कैम्पटन स्कैटरिंग। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये काफ़ी बार पढ़ा हुआ होगा आपने, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जस्ट कि कोई भी सरफेस पे जब फोटोन आता है, व्हेन फोटोन आर इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस, इट नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम। ये क्यों होता है? क्योंकि जो फोटॉन्स है वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो
सरफेस के बाहर आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है सोलर पैनल या फिर फोटो डिटेक्टर्स। ये सब बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी, इसलिए बहुत डीप में नहीं गई। ये ऑलरेडी हम लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों की आपकी अच्छे से नॉलेज होगी। तो अभी नेक्स्ट हम लोग लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री देखेंगे। उससे पहले नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेसेस। Thermal reaction. Thermal reaction are activation energy which is derived due to collision of reactant molecules. Photochemical reaction, it is a activation energy which is derived due to absorption of light by which they are irradiated. फोटोकेमिकल में पहले लाइट एब्जॉर्ब होती है, फिर रेडिएट होती है। इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है या एक्टिवेट होती है, वो रिएक्टेंट के आपस के कोलिजन के वजह से होती है। थर्मल रिएक्शन में नंबर ऑफ एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। थर्मल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट, और photochemical reaction is just because of absorption of light. Thermal reaction डार्क में भी हो सकता है, बट फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए हमें लाइट ज़रूरी होती है। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। बेसिकली फोटोकेमिस्ट्री के दो लॉज हैं। फर्स्ट इज ग्रॉथर्स ड्रेपर लॉ एंड सेकेंड इज स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। ग्रॉथर्स ड्रेपर लॉ, ये लॉ पहले ग्रॉथर्स ने दिया था 1881 में, सॉरी 1818 में, नॉट 1881, 1818 में ग्रॉथर्स ने ये लॉ थियोरेटिकल दिया था, कोई प्रूफ नहीं था, ही जस्ट सेड दिस लॉ। बट J.W. ड्रेपर, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस लॉ को प्रूफ किया था 1841 में। ये लॉ क्या कहता है कि जब लाइट इंसिडेंट होती है तो बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है, कुछ लाइट जो है वो ट्रांसमिट होती है। तो जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो ही हमारे केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये लॉ यही स्टेट करता है। We can see the statement. This law states that light must be absorbed by a chemical substance in order to take place in a chemical reaction. This law was given by Theodore Grothus and John W. Draper. तो रिएक्शन तभी होगा जब लाइट एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट इज स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। This law states that each photon of light absorbed by a chemical system, no more than one molecule is activated for a photochemical reaction as defined by the quantum yield. This law is defined by quantum yield. कोई भी मॉलिक्यूल में जब फोटॉन इंसिडेंट करता है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाके फिर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो जब भी फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगी तो एक ही मॉलिक्यूल एक बार में एक्टिवेट होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन के वजह से, और हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। एंड दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन स्टार्क एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट इज जैवलन्स की डायग्राम। हाँ, ये डायग्राम देख के शायद डर लग रहा होगा, but it is very easy. I try to explain in next slide. So पहले जेबलॉन्स की डायग्राम जानने से पहले दो चीज के बारे में जानते हैं, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इज द लोवेस्ट एनर्जी लेवल, जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स एंटी पैरेलल होते हैं। तो जो ग्राउंड स्टेट है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो सबसे
कम होगी। अब दो तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो टाइप से हायर एनर्जी लेवल के तरफ जा सकते हैं। पहला, बाय चेंजिंग द स्पिन, लाइक ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, एंटी पैरेलल होता है। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल पे विदाउट चेंजिंग द स्पिन। सो यहाँ पे स्पिन कितना हो जाएगा, लाइक ये वाला ऊपर चला गया, तो पहले का प्लस हाफ प्लस दिस इज माइनस हाफ, so the spin will be 0। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होगी वो होगी, द फॉर्मूला ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 2 into s, s मीन्स स्पिन, प्लस 1। तो हमारा स्पिन है 0, तो हमारा आंसर आएगा 1। इसको हम लोग कहते हैं सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। सिंगलेट क्यों बोला, बिकॉज ऑफ 1 multiplicity। Next is another way of excitation, which can be with by changing the spin. Like before it was anti-parallel, now this electron will move to another high energy level by changing its spin. So here when we calculate spin, we will get plus half plus plus half, which will be equal to 1. So multiplicity spin will be 2 into 1 plus 1, which will come 3. And this is called as triplet excited state. I hope this much is clear. So there are two types of excited state. One is singlet, other is triplet. इतना समझ में आया? Now we will see the Jablonski diagram. So जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट पे होंगे, let's see the Jablonski diagram. As I explained earlier, at the lower level there is a single ground state. So similarly excited state is S1 and S2. And for triplet we have T1 and T2. Here T2 is not mentioned. When light will fall on the substance, the light is absorbed and electrons gets energy and it goes to the excited state. So there are two ways when electron come backs to the ground state. So the two ways are non-radioactive transition and radioactive transition. Now first we will see non-radiative transition. Non-radiative transition means जब इलेक्ट्रॉन वापस अपने एक्साइटेड स्टेट से अपने लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो वो रेडिएशन एमिट नहीं करता है। तो फर्स्ट इज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इस प्रोसेस में जो एनर्जी है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल वो अपना एनर्जी यूज करती है इलेक्ट्रॉन के स्पिन को चेंज करने में। We can say that energy is transmitted through transition between the state of different spin. According to the selection rules, such transition are forbidden. ये जो transition है वो अगर होता नहीं है, और अगर अगर होगा तो बहुत ही स्लो रेट पे होगा। और जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है उसको कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 10 to the power 10
to 10⁻⁻8 सेकेंड्स लगते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन इज एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो कॉलिजन की वजह से डेसिपेटेड होती है। इंटरक्रॉसिंग इज लाइक बिटवीन S1 singlet and triplet, and internal conversion is in triplet within own energy level। यहाँ पे कोलिजन के वजह से एनर्जी डेसिपेटेट होती है या फिर हीट के फॉर्म में। थर्ड इज कि जब इलेक्ट्रॉन्स हमारा बिना रेडिएशन के आता है तो उसको हम लोग वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन कहते हैं। वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन को कंप्लीट होने में 10⁻⁻12 to 10⁻⁻10 सेकेंड्स लगता है। नेक्स्ट इज रेडिएटिव ट्रांजिशन। रेडिएटिव ट्रांजिशन में व्हेन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S1 ग्राउंड स्टेट जाता है। ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे जाता है तो रेडिएशन एमिट होती है। उस रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसेंस। तो एब्जॉर्प्शन हुआ पहले, फिर जब वापस लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद जब वापस से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आया तो रेडिएशन एमिट हुई और उसकी वजह से हमें फ्लोरेसेंस मिला। फ्लोरेसेंस इज इमीडिएट एमिशन ऑफ लाइट। एंड जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आता है और रेडिएशन जो एमिट होती है उसको हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस तब तक होगा जब तक लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, बट जो फॉस्फोरेसेंस है वो इट एब्जॉर्ब होना अगर बंद भी हो जाती है तो कुछ देर के लिए वो तब भी रहता है। तो फ्लोरेसेंस को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं जिसको बोलते हैं इमीडिएट एमिशन ऑफ लाइट, और फॉस्फोरेसेंस है डिलेड एमिशन ऑफ लाइट। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दैट फ्लोरेसेंस will occur till the light is absorbed, but phosphorescence will occur after the absorption is stopped। Like एब्जॉर्प्शन अगर स्टॉप भी हो जाएगा तो भी फॉस्फोरेसेंस का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। कुछ डाउट्स हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मे बी फास्ट, मे बी समवेयर you didn't get, so if you have doubts please do comment and ask your queries। Jablonski से normally we have studied the fluorescence। यहाँ पे फ्लोरेसेंस हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो फ्लोरेसेंस इट इज अ टाइप ऑफ ल्यूमिनेसेंस that occurs when substance emit light after absorbing electromagnetic radiation। फ्लोरेसेंस कब होता है? जब लाइट एब्जॉर्ब होती है। The emitted light usually has a longer wavelength। जो लाइट एमिट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गर वेवलेंथ होती है, और जो फोटोन एनर्जी होती है वो कम होती है इससे एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन से। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि फ्लोरेसेंस में जब लाइट एमिट होती है तो उसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है या लॉन्गर, तो हमारा आंसर होगा लॉन्गर वेवलेंथ। या फिर एक और हो सकता है कि फोटोन एनर्जी ज़्यादा होती है या फिर एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो फोटोन की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट एट वन वेवलेंथ एंड एमिट इट एट अनदर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एब्जॉर्ब होगी तो वेवलेंथ अलग होगा, एमिट होगा तो वेवलेंथ अलग होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी का लॉस होगा तो वेवलेंथ में भी चेंज आएगा। तो जो डिफरेंस आते हैं कलर्स में उसको हम लोग बोलते हैं स्टोक्स शिफ्ट।
इट इज इम्पोर्टेंट कि स्टोक शिफ्ट क्या है। फ्लोरेसेंस फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल मैकेनिज्म से हो सकता है। फिजिकल में हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, मैकेनिकल में फ्रिक्शन की वजह से, और केमिकल में absorption of energy from incident radiation of particles such as X-ray or electrons. For example, a molecule can be excited by a absorbing light. This is for physical. Fluorescent materials may appear one color when bathed in visible light and another color when exposed to other kinds of AMR. जो फ्लोरेसेंट मटेरियल्स होते हैं उसको अगर आप विजिबल लाइट पे देखोगे तो दूसरा कलर दिख सकता है, और कोई दूसरे रेडिएशन के अंडर देखेंगे तो दूसरा कलर दिख सकता है। सो फ्लोरेसेंस occurs when substance atoms are excited then re-emit light almost immediately. This process is immediately. Electron लाइट आएगा, लाइट एब्जॉर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, रेडिएशन निकलेगा, उसके ही वजह से फ्लोरेसेंस होता है। जितना देर तक लाइट एब्जॉर्ब होती रहेगी उतनी देर तक फ्लोरेसेंस का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। वंस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज स्टॉप्ड, फ्लोरेसेंस विल बी स्टॉप्ड। नेक्स्ट इज phosphorescence. Phosphorescence is a type of photoluminescence. Fluorescence was the type of luminescence. Phosphorescence is a type of photoluminescence that occurs when a substance absorbs light. ये भी अकर तभी करता है जब लाइट एब्जॉर्ब होती है, but it stays after absorption is stopped. एब्जॉर्प्शन अगर रुक भी जाता है तब भी फॉस्फोफोरेसेंस कुछ देर तक रहता है। ये एक रेडिएटिव ट्रांजिशन है बिटवीन स्टेट्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्पिन मल्टीप्लिसिटीज। फॉस्फोफोरेसेंस may continue to emit after glow ranging from few microseconds to many hours after excitation is removed. जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट स्टॉप हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं हो रहे हैं, फिर भी कुछ सेकेंड्स या कुछ घंटे तक फॉस्फोफोरेसेंस लाइट को एमिट करता रहेगा। एग्जाम्पल लाइक ग्लो इन द डार्क टॉयज, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रात में ग्लो करते हैं डार्क लाइट में। ग्लोइंग पेंट, स्टिकर्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज नॉन रेडियो एक्टिव प्रोसेस। जब रेडिएशन नहीं होगा तो उसको नॉन रेडियो एक्टिव प्रोसेस कहेंगे। where an atom or electron changes in its energy state without emitting a photon. और फोटोन से अच्छा है कि रेडिएशन बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, वापस से ग्राउंड स्टेट पे आएगा, बट रेडिएशन एमिट नहीं हो रही है, तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे नॉन रेडियो एक्टिव प्रोसेस। Non-radiative decay, it is a process where excess energy is transferred into thermal motion such as vibration, rotation, translation process और heat. ये बेसिकली हम लोग फिजिक्स में देखते हैं। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कैन अकर थ्रू वेरियस मैकेनिज्म जैसे फोनॉन एमिशन or absorption in solid lattice vibration can interact with electrons, leading to changes in energy states without emission of light. This is common in processes like thermalization of excited electrons. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब वापस आए और लाइट एमिट ना हो, उस प्रोसेस को हम लोग नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड में या तो न्यूमेरिकल या फिर आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि क्वांटम यील्ड का रेशियो क्या है या व्हाट इज द फॉर्मूला
to calculate the quantum yield. Quantum yield is just the ratio of number of photons emitted to the number of photons absorbed. कितना फोटोन एमिट हुआ और कितना फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, उससे हमको क्वांटम yield पता चलता है. It measures how well a particle can release absorbed electromagnetic radiation as photons. Next is photosensitized reactions. Photosensitized reaction, it is an indirect photochemical reaction that occurs when molecule of one chemical species, which is called photosensitizer, absorb light and induce chemical changes in molecules of another chemical species. इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. फोटोसेंसिटाइज्ड में क्या होता है? सपोज वी हैव वन मॉलिक्यूल डी. तो जब कोई भी मॉलिक्यूल फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो वो कहाँ जाएगा? ऑफकोर्स एक्साइटेड स्टेट जाएगा. ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट चला जाएगा. तो वहां पे क्या फॉर्म होगा? D1, विच वी कैन कॉल सिंगलेट. हियर वी कैन सी कि ये मॉलिक्यूल है, फोटोन एब्जॉर्ब किया, it goes to excited state which is singlet excited state. उसके बाद इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के वजह से ये जाएगा हमारा ट्रिपलेट स्टेट पे. सो जब ट्रिपलेट स्टेट पे जाएगा तो ये एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा और खुद नॉर्मल वापस से ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा मॉलिक्यूल डी, और जो ए है वो हमारा चला जाएगा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट पे. सो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल डी है वो हमारा एक्ट करता है फोटोसेंसिटाइजर की तरह, और जो मॉलिक्यूल ए है वो होगा फोटोसेंसिटाइज्ड मॉलिक्यूल. तो फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन क्या है? एक इनडायरेक्ट फोटोकेमिकल रिएक्शन है जो दूसरे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा देगा. तो जो मॉलिक्यूल पहुंचाता है उसको कहते हैं फोटोसेंसिटाइजर, और जो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट चला जाता है उसको कहते हैं फोटोसेंसिटाइज्ड मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल वी कैन सी इन लाइक फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में लाइट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होती है. एज वी ऑल नो, क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए. आई होप फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन इज क्लियर. और भी एग्जाम्पल है जैसे कि chemiluminescence. Chemiluminescence, it is a jellyfish is blue but absorbed fluorescence is green because the energy is transferred to GFP. GFP means ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन. ये क्या होता है? एक्वारिन जो होता है, ये जेलीफिश में एक प्रोटीन होता है एक्वारिन, वो इंटरैक्ट करता है कैल्शियम आयन से और उसको ग्लो देता है ब्लू कलर का. नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. Let's do some questions. First is, what is the primary purpose of Jablonski diagram in photochemistry? Jablonski diagram का purpose क्या है? To depict the energy level of molecule involved in photochemical reaction, to illustrate the mechanism of fluorescence, phosphorescence, to explain the laws governing absorption and emission of light by molecules, to predict the rate of photochemical reaction. तो जेबलॉन्स्की डायग्राम किस लिए है? सिर्फ फ्लोरेसेंस और फॉस्फोफोरेसेंस के लिए? नो. लॉ एक्सप्लेन करने के लिए? नो. To predict the rate of photochemical reaction? No. It is to depict the energy levels of molecules involved in photochemical reaction. So answer is A. Now let's see another question. Which process involves the absorption of photon followed by immediate emission of light with a longer wavelength? Just by seeing this word immediate,
you can get the answer. So what it will be, phosphorescence, fluorescence or absorption या फिर scattering. So answer will be, for immediate it is fluorescence. Answer is B. Next question is, according to law of photochemistry, what happens when a molecule absorbs a photon of light? लॉ ऑफ केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जब लाइट जब फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होती है तो क्या होता है? इट ऑलवेज अंडरगोज फ्लोरेसेंस, it always go undergoes for phosphorescence, it may go internal conversion, intersystem crossing, fluorescence. It immediately emits a photon of equal energy. So what will be the answer? Answer will be, it may undergo internal conversion, intersystem crossing, fluorescence या फिर phosphorescence भी हो सकता है. खाली फ्लोरेसेंस नहीं होगा, सिर्फ फॉस्फोफोरेसेंस नहीं होगा, ना कि वो इक्वल एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लोरेसेंस इज ट्रू? Fluorescence occurs when a molecule relaxes from an excited state to the ground state by emitting a photon. Is this true? Yeah, this is true कि जब मॉलिक्यूल रिलैक्स होता है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आता है तो वो फोटोन एमिट करता है. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. वी विल सी अदर 3 ऑल्सो. ताला मिल गया तो बाकी 3 नहीं छोड़ना है. फ्लोरेसेंस ओनली अकर्स इन मॉलिक्यूल्स विद हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स. नो, सिर्फ इन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए हो ये जरूरी नहीं. Fluorescence is always accompanied by change in molecular structure. No, it is due to the emission of radiation when electrons come back to the ground state from excited state. Fluorescence can only occur in the absence of oxygen. Absolutely not. So, correct answer is A. Let's see the next question. Which process involves a transition from a singlet excited state to a triplet excited state? Singlet excited state से triplet excited जो transition होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Inter system crossing. So the correct answer will be answer B. So thank you. Here I end the class. So thank you.